Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with AFM which is Accounting and Financial Management for Bankers. So आज हम उसका मॉड्यूल ए यूनिट 1 विच इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो स्टार्ट करेंगे। तो इसकी आज पार्ट 1 है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। अपनी यूनिट 1 को काफी लेंदी है और इसमें सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करने वाले हम लोग इन सेशंस में। तो जरूर से यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। ओके, और साथ में टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू JIIB, do join our telegram group as well. I have shared the link in the description box. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो फर्स्ट हम लोग अकाउंटिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें आपका मेन क्या क्या चीजें होती है। इट इज एक्चुअली द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, classifying and summarizing the transactions, analyzing the transactions and reporting the transactions, और साथ में आपका इंटरप्रेटिंग द ट्रांस। सो जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पर जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको कि आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो एंड विच इज हैविंग एक्चुअली अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल्स, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करते हो, पहले तो रिकॉर्ड करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैप्चर ऑल द डेली फाइनेंशियल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन योर बिजनेस, जैसे जो भी परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, जो भी इनकम अर्न हो रही है, जो भी आप असेट लाइबिलिटी परचेज सेल कर रहे हो, तो वो सारी चीजों को आप कैप्चर करते हो यानी कि रिकॉर्ड करते हो और फिर उसको आप क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो एज पर द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से। यू कंपाइल देम इन द बुक्स एंड लेजर्स, उसको आप एनालाइज करते हो। ओके, देयर यू इंटरप्रेट द डेटा टू सी फाइंड द इम्पोर्टेंट इनसाइट्स ऑफ इट, आप उसको रिपोर्ट करते हो। ओके, डिस्क्लोजर उसका देना पड़ता है। ओके, तो उसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो इन द फॉर्म ऑफ PL स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो, और साथ में इंटरप्रेटिंग वेयर यू आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स टू द स्टेक होल्डर्स, जिसके बेसिस पर दे कुड टेक द इन्फॉर्म डिसीजंस ऑन योर कंपनी। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है अकाउंटिंग में। So the definition of accounting is given by American Institute of Certified Public Accountants, which is as follows. It is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, the transaction and events which are in part at least of financial characters and also interpreting the results thereof. तो इसमें आप वो ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मॉनेटरी नेचर के होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स यू डू नॉट रिकॉर्ड। ओके, देन हाउ अकाउंटेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग, उसको समझेंगे। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है दोनों टर्म्स में आपके। सो अकाउंटिंग इज योर वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। सो अकाउंटेंसी के अंदर में ही आपका बुक कीपिंग आ जाता है। बुक कीपिंग मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इन द लेजर्स। सो बुक कीपिंग का जनरल मीनिंग होता है वेयर इट इन्वॉल्व्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और वहीं जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो, हियर यू आर मोर बेसिकली रिलेटेड विद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दोज रिकॉर्ड्स। ओके, तो उसको जर्नल्स लेजर्स में रिकॉर्ड करना वो बुक कीपिंग का पार्ट है, जो आप डे टू डे अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। और जो अकाउंटिंग है, इट इज एक्चुअली द ब्रॉडर प्रोसेस जहाँ पे यू आर ऑल्सो एनालाइजिंग इट, इंटरप्रेटिंग इट, रिपोर्टिंग इट, okay, so as to assess the financial health of your company. So accountancy means compilation of those accounts in such a way that the one is in a position to know the state of affairs of the business. तो उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो अपना डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, जिससे आपका ट्रू एंड फेयर व्यू आपके बिजनेस का रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, इसके अंदर में आपके क्या क्या आते हैं। It includes the preparation of balance sheet, which is prepared as on a date as on 31st March. So it is a statement of financial position, a snapshot in time showing assets and liabilities का ये statement रहता है, where assets should be equivalent to your liabilities plus equity. Okay, this is the equation which is followed here. So total आपका money from where you are earning and where you are owing that money,
वो सब रिप्रेजेंट होता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इन सबको हम लोग आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से समझेंगे। असेट्स में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है आपकी। ओके, देन इज योर प्रिपरेशन ऑफ पीएल स्टेटमेंट जो फॉर द ईयर का बनता है, फुल फाइनेंशियल ईयर का, जहाँ पे आपके रेवेन्यूज एक्सपेंसेस आप रिफ्लेक्ट करते हैं, कम अप विद द नेट प्रॉफिट और द लॉस ओवर अ पीरियड। देन यू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आपके कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिप्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द थ्री एक्टिविटीज, दैट इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू परचेज सेल करके जो इतना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो रिप्रेजेंट होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो शेयर्स बॉन्ड्स में, सो वो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसके थ्रू आपकी कंपनी का इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन है स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है, जहां पर आप फाइनेंस करते हो अपने बिजनेस को बाय रेजिंग डेट्स, बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर्स और बाय इशूइंग शेयर्स। Then is your statement of changes in the equity and retained earnings which explains the changes in equity and the retained earnings, ownership position उसको reflect करता है। And then it also includes explanatory statements, notes, schedules forming a part of financial statement. So major ये चार statements होते हैं जो prepare करने होते हैं, balance sheet, PL statement, cash flow and the statement of changes in equity। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडिया में वो किसने इशू करे हैं? इट इज फ्रेम्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो किसने सेट किया है? इट हैज बीन इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई ने किया है। ओके, जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको इजिली हम लोग कंपेयर कर सके अक्रॉस द डिफरेंट कंपनीज। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी अलग से रूल अपने हिसाब से रूल बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस की हर कंपनी अपना अलग इस रूल पे अगर प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, देन इट विल नॉट बी एबल टू कंपेयर दोज स्टेटमेंट्स। सो दिस से इट कुड प्रोवाइड एन इजी कंपेरेबिलिटी अक्रॉस द कंपनीज। इन्होंने अपने रूल्स बताए हैं जो कि कंपनीज को फॉलो करने रहते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जिससे एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाती है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। So recording of the events in the account has its own set of rules and criteria, and the rules are called the accounting standards. Institute of Chartered Accountants of India, which is ICAI, recognize the need to harmonize the diverse accounting policies and practices constituted an accounting standard board. अब अगर different companies सब अलग अलग policies को adopt करेगी to prepare the statements, then it will be very difficult to compare them. So it is important to harmonize all those policies. So the main function of accounting standard board is to formulate accounting standards so that council of ICAI may mandate such standards. तो accounting standard board इनको formulate करता है, इनको बनाता है, जिसको further mandatory बनाता है कंपनीज को जिनको फॉलो करना है। that is done by the council of Institute of Chartered Accountant of India. Then both the SEBI and the Companies Act of 2013 requires auditor to qualify the audit reports that do not conform to the mandatory accounting standards. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहता है, जो कंपनीज एक्ट है उसका एक सेक्शन है, ओके, विच इज एक्चुअली 143, जो ये क्या वो बताता है कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है। उनको रिपोर्ट करना रहता है कि जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रहे होते तो ऑडिटर्स को क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रेजेंट करनी रहती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट एक तरीके से एडवर्स रिपोर्ट हो जाती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट के मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिविएशंस पाई गई है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, ओके। और अगर ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं मतलब ये चीज की रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या है, पेनल्टीज लगती है। सो सेक्शन 134 subsection 5 of Companies Act also casts responsibility on board of directors to comply with the mandatory accounting standards. ये आपका सेबी और कंपनीज एक्ट ने तो कहा ही है कि भाई ऑडिटर्स को भी अपना पूरा रिपोर्टिंग करना रहता है कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे वेदर इट इज कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनीज के, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंप्लाइड विद, ओके।
Now, under section 129, subsection 5 of Companies Act, where the financial statements do not comply with the accounting standards, such company shall disclose the following. तो सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, उनसे डेविएशन पाए जाते हैं, तो उनको ये प्रॉपरली अपना डिस्क्लोज करना रहता है द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या क्या उन्होंने डेविएशन करा है, क्या रीजंस है फॉर सच डेविएशन, वो उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ इट इज हैविंग अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। ओके, तो मतलब एक तो क्या क्या डेविएशन उन्होंने करे हैं, क्यों करे हैं, और उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ता है उनके ओवरऑल स्टेटमेंट्स में, वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। Then there is NFRA, which is National Financial Reporting Authority, which is a separate and independent regulatory body to assist in the framing and enforcement of the legislation related to accounting and auditing. So NFRA आपका एक independent regulator है related to the auditing and accounting, इससे related है। ओके, जिससे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी जो क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो और एनहांस हो सके। अभी इसको सेटअप किया गया था, ओके, कि जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से जो कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी उसकी रिपोर्टिंग हो सके, एक रिपोर्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट हो सके, वो इनहांस हो सके। ओके, सो इट एक्चुअली रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग एंड द अकाउंटिंग सर्विसेज, दोनों के लिए है मेनली। ICI is now required to consult with the NFRA and examine its recommendation on the accounting standard. तो पहले तो ICI was working like a self regulatory body, बट जब बाद में बहुत सारे क्राइसिस हुए जैसे सत्यम कंप्यूटर्स वगैरह के, तो फिर एक जरूरत पड़ी कि हमें एक रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की भी जरूरत है, तभी NFRA लाई गई, और अब ICI को उससे कंसल्ट भी करना पड़ता है। ओके, and also has to examine its recommendations related to any accounting standards. Okay. Now this is the whole list of accounting standards. तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, accounting standards के बारे में one by one. Okay. So what are the accounting standards? They are the written policy documents which are issued by an expert accounting body or by the government or by the regulatory body, covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in the financial statement. तो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं विच इज रिलेटेड विद हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, मेजर, प्रेजेंट और डिस्क्लोज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जिससे क्या है एक ट्रांसपेरेंसी रह सके, कंसिस्टेंसी बन सके, एंड इट इज इजी फॉर investors, for everyone to compare the financial statements for the different for the investors and for the regulators. Okay, so they can easily compare the financial statements of the various companies. Okay, so it enhances the comparability, consistency, transparency and the accountability. Okay, उसके लिए ये set rules and guidelines होते हैं। अब ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें हम लोग AS 12 तक आज के पार्ट 1 में कवर करेंगे, and the remaining AS we will be covering in part 2. So summary of accounting standard. First है आपका accounting standard first. Accounting standard 1 किससे related है? It deals with the disclosure in the financial statements of the significant accounting policies which are followed in the preparation and presentation of the financial statement. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रॉपर इसे डील करता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी गई है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी है, उसके बारे में डिस्क्लोजर होता है। सो कंपनी को रिवील करने रहते हैं जो सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल या मेथड उन्होंने यूज करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, जिससे एक क्लैरिटी बन सके, एक प्रॉपर कंपेरेबिलिटी बन सके। अब जैसे कि अलाउड है कि डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट टाइप का डिप्रिसिएशन मेथड यूज कर सकती है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है कि रिटन डाउन वैल्यू यूज कर रही है। ओके, तो वो पूरा डिस्क्लोजर उससे डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी फॉलो कर रही है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाए, so that it could promote better understanding of the financial statements and also helps in facilitating meaningful comparison between the statements of two different enterprises, जिससे उसको अच्छे से समझा जा सके क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन सी पॉलिसीज उसने यूज करी है, उसको पूरा डिस्क्लोज करना रहता है। ओके, और बाकी
क्या है कि जिससे एक अच्छे से कंपेयर कर सके हम लोग डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 2 बार क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आप जो इन्वेंट्री है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसको कैसे आप वैल्यू करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, तो उससे ये रिलेटेड है। Now it states that inventories are to be valued at lower cost or the net realizable value whichever is lower। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था आपका कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होती है वो किस पे करनी होती है। सो इट इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द टू, की कॉस्ट क्या है, जो आपको टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ विच इंक्लूड्स द परचेज कॉस्ट, मतलब जो आपको वो इन्वेंट्री खरीदने में जो आपका परचेज कॉस्ट लगा, साथ में उसमें कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगे होंगे, लेबर, ओवरहेड्स। ओके, सो दैट या तो वो कॉस्ट पे आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो, या फिर नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच इज योर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सो आप उसको बेच कितने प्राइस में सकते हो, उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, सो दोनों में जो लोअर ऑफ द टू है, एट दैट प्राइस योर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड, ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है। अब अपने इंडिया में क्या है, जो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कर सकते हैं, इट कैन बी डन यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और इट कुड बी डन थ्रू द फीफो मेथड। लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो अलाउड नहीं है। ओके, इंडिया में जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो करते हैं, तो अकाउंटिंग रूल्स के अंदर में, स्टैंडर्ड्स के अंदर में लीफो मेथड अलाउड नहीं है। या तो आप फीफो से करो या कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड मतलब क्या होता है, जो आपने पुरानी इन्वेंट्री खरीदी है, जो ओल्डर इन्वेंट्री है, अब ये मान के चलते ना इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपकी नई इन्वेंट्री होगी वो हायर कॉस्ट पे होगी, पुरानी इन्वेंट्री लोअर कॉस्ट पे होगी। तो एक तरीके से ये भी मानते हैं कि जो पुराने गुड है वो पेरिशेबल्स नेचर के भी हो सकते हैं, वो खराब हो जाएंगे पड़े पड़े, तो जो पुराने गुड्स है वो पहले से अलाउड करेंगे। ओके, सो फीफो मेथड तब यूज करता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, जो कि आप जो भी आपके पास, इसमें आप पर यूनिट कॉस्ट एक तरीके से निकाल देते हो, जितने भी गुड्स है उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन करते हो। सो बोथ द मेथड्स आर परमिटेड वेयर गुड्स आर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, जहाँ पे गुड्स क्या है, मास प्रोड्यूस्ड है, सिमिलर टाइप के आइटम्स है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही टाइप के आइटम्स है, देयर यू कैन यूज द बैक और द फीफो मेथड। And then there is a specific identification method also, which is permitted when the goods are not ordinarily interchangeable। जहां आप हर एक आइटम का यूनिक वैल्यू है, उसकी अलग से आप वैल्यू निकालते हो। ओके, वहां आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज करते हो, जो हाई वैल्यूड आइटम होता है, विच इज हैविंग ईच इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉस्ट। तो वहां पे आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी यूज करना है, वेयर द गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, एक को आप दूसरे से एक्सचेंज करके वैल्यू नहीं कर सकते हो, वेज टाइप के गुड्स हैं। और अगर उस टाइप के जो मेनली मास प्रोड्यूस्ड होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स, देयर के यू कैन यूज ईदर द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और यू कैन यूज द फीफो मेथड। हाउएवर लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं अलाउड है। इस पे से भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेथड नहीं अलाउड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, लीफो नहीं अलाउड है। और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन से वैल्यू पे करना है, तो ये भी आया था लोअर ऑफ द इधर द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री और द नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, विच इज रिलेटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड इट्स प्रेजेंटेशन अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के साथ साथ उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। और यहाँ पर भी जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, दैट हैज टू बी क्लासिफाइड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती है जो कि आपकी जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस है उससे जनरेट होने वाला या तो कैश या तो इनफ्लो का या आउटफ्लो का, मतलब आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे जो क्या था कैश आपका इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम द सेल्स, और यू आर मेकिंग द पेमेंट टू योर वेंडर सप्लायर्स फॉर द परचेजिंग द आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, तो वो सब आपका कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है जहाँ पे आप परचेज या सेल कर रहे हो किसी फिक्स असेट्स को, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगेन कि उसमें उससे आपका जनरेट होने वाला कैश या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, दैट इज रिप्रेजेंटेड अंडर द हेड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड हेड होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर
आप वो वाला कैश रिप्रेजेंट करते हो जिससे कि आपकी जो कंपनी का इक्विटी और डेट का स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है। डेट कैसे कि आपको फाइनेंस करना है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, तो उसके लिए आप बोरो कर सकते हो, लोन ले सकते हो। सो वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। या आप पब्लिक से फंड उठा सकते हो, आप इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हो, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो जहां पर आप फाइनेंस कर रहे हो अपने बिजनेस को थ्रू बाय थ्रू इशूइंग शेयर्स और थ्रू इशूइंग एनी बॉन्ड्स और थ्रू बोरोइंग, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। ओके, तो वो आपका होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, which deals with the treatment in the financial statements of contingencies and the events which are occurring after the balance sheet date। तो दोनों चीज समझेंगे। पहले तो क्या होता है कंटिजेंसीज, क्या होती है कंटिजेंसी? ऐसा इवेंट होती है जो कि हमें बता कर नहीं आती है, वो कभी भी हो सकती है। और वो कंटीजेंट गेन्स भी हो सकते हैं, अचानक से गेन कुछ हो गया हमें, या फिर वो लॉस भी हो सकते हैं। सो अगर कुछ कंटीजेंट लॉस है और वो लाइकली है कि भाई ऐसा लॉस हो सकता है, तो जरूरी है कि हम लोग ऐसे लॉसेस के लिए क्या है पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखें। ओके, यानी कि अगर कोई लॉ सूट फाइल हुआ है और हमें मतलब एकदम लग ही रहा है 99% हम लोग हार ही जाने हैं, तो इतना हमें लॉस होगा, वो फाइल हुई है कोई तो सूट चल रहा है और उसमें हमें इतना क्लेम बनेगा, देना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग प्रोविजंस बना के रखे हैं। ओके, और कंटीजेंट गेन्स हाउएवर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो यही कहता है कि भाई अगर हमें सर्टेन है कि हमें लॉसेस होने वाले हैं, ओके, या होने वाले हैं, नहीं भी होने वाले हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हो सकते हैं, थोड़ा भी सर्टेनिटी है, तो हम लोग को प्रोविजनिंग बना के रखनी चाहिए। बट गेन्स की जब तक सर्टेनिटी नहीं है तब तक उसको हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सो कंटीजेंट गेन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब आपने लॉटरी के लिए तो अप्लाई कर दिया, क्या पता लगेगी नहीं लगेगी, तो आप पहले से तो नहीं बोल सकते हाँ मैं तो लॉटरी जीत जाऊंगा, ठीक है। या कोई तो सूट फाइल किया है किसी कंपनी के अगेंस्ट में और मैं तो ये जीतने ही वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अगेंस्ट मुझे इतना कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पहले से ही कंटीजेंट गेन्स को क्या है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। However, when the realization of gain is virtually certain, then this gain is not a contingency। और अगर वो पूरा ही सर्टेन है तो वो कंटीजेंट की कैटेगरी में नहीं आया, फिर तो आप ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर ही दोगे। ओके, so now there are also the events which take place after the balance sheet date which are reflected in the financial statements because of statutory requirement like the dividend proposed। अब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट तो बनती है एज ऑन 31 मार्च की, बट कुछ अब जैसे डिविडेंड है वो कंपनी ने प्रपोज कर दिया, अब भले ही उसका पेमेंट वो बाद में करेगी बट इट इज सर्टेन फॉर द कंपनी की उसने डिविडेंड प्रपोज किया है और उसका पेमेंट होगा आगे चलकर। So these types of things should be reflected in the financial statements। या कुछ ऐसी चीजें होती है जो बैलेंस शीट डेट के बाद और बिफोर द अप्रूवल, ओके, उनके बीच में कुछ चीजें होती है, सो दैट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंटेड। क्योंकि बैलेंस शीट बन गई 31 मार्च को और फिर अप्रूवल हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है, पब्लिक डिस्क्लोजर हो रहा है, उसके बीच में जैसे कुछ चीजें हो जाती है तो उसको भी हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। This accounting standard is mandatory. It deals with the treatment in the financial statements of the prior period, extraordinary items and changes in accounting policies। तो इन तीन चीजों से डील करता है, याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। प्रायर पीरियड की क्या हो गई कि कुछ ऐसे आइटम प्रीवियस पीरियड में आपने कुछ ओमिशंस हो गए, गलती से आपने रिकॉर्ड नहीं करे, तो उसको अब आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हो। कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, तो एक्चुअल में वो आइटम या वो ट्रांजेक्शन था प्रीवियस पीरियड का, बट वो आपने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया या गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको तो अब आप सही तो करोगे, एक्यूरेट पिक्चर तो आपको शो करनी है। सो दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड इज योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब कुछ ऐसे अनयूजुअल इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स हो जाते हैं, ओके, जिनको आपको फिर सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने पीएल स्टेटमेंट में। जैसे कि कुछ बहुत ही हैवी लॉस हो गया किसी डिजास्टर के चलते, नेचुरल डिजास्टर के चलते, ओके, या फिर आपको कुछ तो एकदम विंडफॉल गेन्स वगैरह हो गए एकदम अचानक से, जो कि आपने कोई तो अपनी प्लांट मशीनरी को एकदम बेच दिया या अपनी कोई सब्सिडरी को बेच दिया उठाकर, तो उससे आपको कुछ इनकम अर्न हुई, ठीक है। तो ये आप कोई रोजाना नहीं करते हो, रोज आए दिन आप अपनी मशीनरी तो बेचोगे नहीं, नहीं तो ऑपरेशंस कैसे रन करोगे।
या रोज आए दिन तो कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी को खरीदे या बेचनी देगी। तो इस टाइप के जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट आइटम्स होते हैं, अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, दे आर डिस्क्लोज्ड ओके सेपरेटली इन द पीएल स्टेटमेंट्स। और उनका क्या जिससे उनका क्या इम्पैक्ट एक्चुअल में इस साल पड़ा है, क्योंकि वो हर साल उस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ओके। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर में डील होता है कि उनको कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हमको डील करना है। तीसरा, अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो, जैसे आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अभी तक फीफो मेथड से करते थे, अब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करने लग गए, तो उसको आपको अगर आप वो चेंज कर रहे हो ओके, तो वो आपको अगेन बताना है, डिस्क्लोज करना है। और आप अकाउंटिंग पॉलिसीज तभी चेंज कर सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अगर वो स्टैट्यूटरी नेचर का है, लॉ के द्वारा बोला गया चेंज करना है, तो आप कर रहे हो, लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी नेचर का है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नया आ गया, उसमें रिवीजन हो गया इसलिए में भी चेंज कर रहे हो, या फिर उससे आपका बेटर प्रेजेंट हो पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटर डिस्क्लोजर हो पाएगा ओके तो इसलिए मे बी आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज ओके। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में प्रायर पीरियड आइटम्स की चीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये तीन चीजें डील होती हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 विच इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उनकी अकाउंटिंग पर बेस्ड है। नाउ इट रिकॉग्नाइजेस टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड एंड द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड वहां यूज कर सकते हैं जहां पे आपको एकदम प्रॉपरली आप एस्टिमेट कर सकते हो कि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली कितनी रेवेन्यू और कितना कॉस्ट इनकर होगा इसमें ओके। सो व्हेन यू कैन प्रॉपरली एस्टिमेट, अगर आप अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हो कॉस्ट और रेवेन्यू कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो उसका क्या फाइनल आउटकम आएगा, तो आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनेटली बांट सकते हो कि जितना जितना परसेंटेज काम होता चला गया उसी के हिसाब से उतना प्रोपोर्शनेट आपने रेवेन्यू और कॉस्ट को कितना इनकर हुआ उस हिसाब से यू कैन रिकॉग्नाइज इट। और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में वेयर यू कैन नॉट ऑफ कोर्स एस्टिमेट द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको अच्छे से आप सर्टेनिटी के साथ नहीं मेजर कर सकते हो, तो फिर आप वेट करोगे कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाए और फिर उससे कितना इनकम या कितना कॉस्ट इनकर हुआ है दैट यू विल रिफ्लेक्ट ओके। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ओके इन विच द कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और अ फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर पहले से ही डिटरमाइन है कि भाई ये फिक्स्ड हमारे को इतना कॉस्ट लगने वाला है, अब अगर कॉस्ट ओवररन होगा तो उसका हमें कुछ लेना देना नहीं। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में वेयर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर द अलाउएबल, जितना उसका ओवरऑल कॉस्ट लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वो उसको मिलेगा, प्लस अ परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी, और उसको ऑफ कोर्स उसमें से कुछ तो अपनी फीस भी अर्न करेगा, प्रॉफिट भी लेगा। तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉस्ट ओवररन भी होते हैं तो वो इसमें अकाउंटिंग किया जाएगा ओके। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, it deals with the basis of recognition of revenue, that is income, and the time when the income can be said to have arisen. So accounting standard 9 क्या कहता है कि भाई जब रेवेन्यू होती है उसको कब हमें रिकॉग्नाइज करना है, when it is earned, revenue should be recognized when it is earned and it is realizable, not necessarily when the cash is received। ये एक्चुअली अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है, उसमें भी ये कहते हैं कि जब हमें अपनी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, अगर हमने उसको अर्न कर दिया और वो हम रियलाइज करने वाले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें उसके बदले कैश रिसीव हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ द गुड्स, तो अगर हमने कुछ गुड्स या सर्विसेज बेच दी हैं ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें इतने सामान हमने बेचा इतने रुपए का, ऑलरेडी हो ही चुकी है बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हमें पता है इसका हमें पैसा मिलना ही वाला है, तो हम लोग उसको उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जरूरी नहीं है वो कैश आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है, बट यू हैव मेड द सेल्स and that money is you are going to realize the money out of that sale, so you are going to recognize that revenue in your statements।
इट ऑल्सो स्टेट्स द क्वांटम ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू द पीएल अकाउंट, और कितना इनकम आप रिफ्लेक्ट करोगे पीएल स्टेटमेंट्स में, ओके, वो सब भी इसमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, डील करता है. When the revenue recognition is postponed, the disclosure of the circumstances necessitating the postpone should also be made. अब इसका अलग से डिस्क्लोजर करना है कि आपने रेवेन्यू तो आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आपने सेल्स तो कर दिया था, ठीक है, बट अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने सेल्स किया है तो उससे जनरेट होने वाला रेवेन्यू आपको शो करना है. बट इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट, सो यू हैव टू मेंशन द रीजन व्हाई यू आर पोस्टपोनिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू. Next accounting standard is accounting standard 10, which deals with the accounting treatment of the property, plant and equipment. Okay, so जो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उससे ये रिलेटेड है. So इनको कब रिकॉग्नाइज करना है? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीईपीई शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट if it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to an enterprise and the cost of that item could be measured reliably. तो ये दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, तभी हम उस प्लांट, मशीनरी, प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में एज एन एसेट बैलेंस शीट में शो करेंगे. एक तो उससे कुछ तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए हमारी कंपनी को. कोई मशीनरी लगाई है तो भाई उससे वो गुड्स निकलने चाहिए जिसको हम बेच के पैसा कमाने वाले हैं, और उस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट जो हो उसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर कर सके. मेजरमेंट ऑर्डर रिकॉग्निशन एन आइटम ऑफ पीपीई दैट क्वालिफाइज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एन असेट should be measured at its cost, which includes purchase cost, including the import duties, non-refundable taxes after adjusting any discounts or rebate you have received on that item, directly attributable and necessary cost, cost of dismantling and restoration. तो जब आप इसको कॉस्ट, जब इसकी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पीपीई में, तो इसमें आप डायरेक्ट जो आपको परचेज जितने भी आपने खरीदा है तो परचेज कॉस्ट आप इंक्लूड करोगे, साथ में उसमें और डायरेक्ट कॉस्ट टू मेक दैट असेट इनटू वर्किंग कंडीशन. ओके, उसको लाने का, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का जो भी खर्चा आया आपके गोडाउन में रखने तक का कि वो चालू हो जाए, या फिर उसको रिस्टोर करने में जो भी खर्चा आ रहा है, तो वो सारी कॉस्ट आप इसमें इंक्लूड करते हो. However, the subsequent cost on day-to-day servicing are not recognized as PPE. पर उसमें डेली का अगर उसको कुछ रिपेयर वगैरह का डेली का कुछ खर्चा लग रहा है सर्विसिंग का, ओके, डेली कुछ आप लुब्रिकेंट वगैरह उस पर लगा रहे हो, वो चलता रहे करके अच्छे से स्मूथली, सो दैट यू विल नॉट इंक्लूड इन द पीपीई कॉस्ट. नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, which deals with the accounting for the transactions in foreign currencies. तो अगर आप फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ओके, सो हाउ यू वुड डू द अकाउंटिंग फॉर द सेम. ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉरेन ब्रांचेस प्रिपेयर्ड इन द फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीस. अब आपकी कुछ फॉरेन ब्रांचेस है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, सो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने वहां की करेंसी में बनाए होंगे. Now, if you are converting all those statements which are prepared in the foreign currency or translating it into Indian rupees, okay, तो उससे related इसमें rules हैं. Then foreign currency transactions in the nature of forward exchange contract. So hedging purpose के लिए companies क्या forward exchange जो derivatives instruments होते हैं वो transactions पे enter करती है to hedge their risk. So अगर वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस कंपनी ने एंटर करे हैं, ओके, तो उससे रूल्स इसके अंदर पे डील होते हैं. ओके, सो इट मेनली डील्स विद द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, फॉरेन करेंसी translating the foreign financial statements of the foreign operations and the foreign currency transactions which are in the nature of foreign forward exchange contracts. Next is your accounting standard 12, which deals with the government grants. Government grants related accounting, उनके treatment को कैसे करना है उससे related है. So it deals with the accounting for the government grants received by an entity and how much should the grants be presented in the financial statement. So company को कुछ भी government grants मिला है, okay, which may be in the form of cash or in the kind, so that should be reflected. Such grants may be in the form of subsidies, cash incentives, duty drawbacks, etc. However, this standard does not deal with these two things. तो ये सब चीजों से तो डील करता है, कुछ भी गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिया कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स, तो वो सब इसमें रिप्रेजेंट करना है. बट क्या चीजें नहीं करनी है, अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स एग्जम्पशंस दिया है, टैक्स हॉलीडे दिया है, कुछ टैक्स ब्रेक दिया है,
तो वो सब इसमें इससे डील नहीं होता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया उस कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, कुछ उसका कंट्रोलिंग राइट्स या मतलब कुछ भी एक तरीके से ओनरशिप उसके अंदर में ली है, इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, देन दैट इज ऑल्सो नॉट डेल्ट अंडर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहां पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 तक डिस्कस किया। इसके रिमेनिंग के लिए हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। सेशन पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब हमारा दूसरा वीडियो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और सारी जीआईबी रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।